ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में तेज गति से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। चर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को 6% पर बनाए रखने की घोषणा करते हुए ये बात कही और कुछ ही दिन पहले IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को पूरे वैश्विक वातावरण में एक उभरता सितारा बताया था। मिस्टर भट्टाचार्य, आपसे जानना चाहेंगे ये जो लेटेस्ट वक्तव्य आया है S&P का, जिसमें कहा गया है कि भारत सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अच्छी खबर है कि भारत की अर्थनीति इस तरह से आगे बढ़ रही है। अगर आप विश्व की ओर देखें, यूरोप में देखें, तो वहाँ पे आर्थिक वृद्धि की गति में जो नरमी है वो साफ नजर आ रही है। अमेरिकन जो अर्थनीति है वो अभी भी ठीक गति से अपने अनुसार चल रही है और उसमें भी काफी रिसेशन का डर अभी भी है, क्योंकि उनकी जो फेडरल रिजर्व जो है उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो दौर है वो भी खत्म नहीं हुआ है। और इधर चाइना की ओर देखेंगे तो उनकी जो वृद्धि दर है वो 5%, 5.2% की वृद्धि की बात वो कर रहे हैं अगले 1-2 साल तक। उसी संदर्भ में अगर आप बड़ी बड़ी अर्थनीतियों को अगर देखें तो भारत की जो आर्थिक गति जो है वो एक प्रशंसनीय गति है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम जो है वो आगे की रहेगी। अभी तक जो हमारी पर कैपिटा इनकम करीबन $2,400 प्रति पर्सन का था वो बढ़ता जाएगा। हमें ये देखना है कि ये गति जो है वो किस तरह से उसको हम सस्टेन कर सकते हैं और उस सस्टेनेंस के पीछे हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स के रेट जो है उसको हमें बरकरार रखना है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो समस्या आ सकती है और अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो फिर डिमांड में भी कमी आ सकती है। और अगर बरसात अगर ठीक तरह से स्प्रेड ना करे जुलाई अगस्त तक तो उसमें भी एक चैलेंज आ सकता है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर की जो एक एस्टीमेट जो है वो एक ऐसी चेतावनी दे रही है कि हमारी जो इकोनॉमी की जो एसेंशियल ग्रोथ इम्पल्स जो है वो इंटैक्ट है। हमें पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट और डिमांड इंक्रीज को देखकर हमें आगे बढ़ना होगा। आपने बहुत अच्छा हमें बताया कि आगे ये बरकरार रहे उसके लिए किन किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और डिमांड जनरेशन। अभी जो स्थिति है, जैसा आपने कहा कि यूरोप और अमेरिका काफी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर एक रिसेशन का जो है डर वो भी मंडरा रहा है। कॉमन है पूरे विश्व में, कोविड हुआ और उसके बाद यूक्रेन रशिया का संकट हुआ, उसकी वजह से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुई, उसके बावजूद भारत ने जो ये मेंटेन रखी है अपनी ग्रोथ रेट, उसका आधार आप क्या मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप विश्व की ओर नजर डालें, मैं समझता हूँ कि भारतीय अर्थनीति कोविड के दौरान अर्थनीति की जो बागडोर संभाली गई जिस तरह से, मैं समझता हूँ वो भी एक उसका कारण है। प्रधान कारण ये है कि हमारी जो अर्थनीति जब कोविड के प्रकोप में आई थी उस समय हालांकि बहुत लोगों का, बहुत आर्थिक विशेषज्ञों का एक मत था कि सरकार अपनी जो वित्तीय घाटा को नजर न रखते हुए सरकारी खजाने से बहुत खर्चा शुरू कर दे। रेट्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सरकार ने अपना खजाना को पूरी तरह से खाली नहीं करने का जो एक डिसीजन लिया था वो एक सराहनीय डिसीजन मैं मानता हूँ, क्योंकि इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि विश्व में जो बोरोइंग लेवल जो है वो बहुत बढ़ गई है। जो हमारे देश में जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी भी बढ़ी हुई है और उसको घटाना बहुत जरूरी है, पर वो इतनी बड़ी हुई नहीं है। अगर आप पिछले साल का देखें तो करीबन 6.4 का जो प्रतिशत घाटा था उसमें उसको कंटेन किया गया टारगेट के। इस साल का जो टारगेट है वो 5.9 का टारगेट है, उसको रखने का भी एक इरादा मैं देख रहा हूँ। और सरकारी खजाने के जो टैक्स कलेक्शंस और नॉन टैक्स रेवेन्यूज और जो बाकी एक्सपेंडिचर पैटर्न्स दिखने में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 5.9% लक्ष्य जो है वो हासिल किया जा सकता है। हालांकि ये एक इलेक्शन ईयर है, तभी मैं कहूंगा कि जिस तरह से जो रेवेन्यू के ट्रेंड आ रही हैं तो अच्छा दिख रहा है। और जो अगर बोरोइंग अगर कंट्रोल में रहे और इसको 4.5% तक ले जाना है अगले 2 सालों में, ये है टारगेट। अगर इस बोरोइंग को हम कंट्रोल रखेंगे, अगर सरकार कम बोरो करे तो
अर्थनीति में जो पैसा होता है वो पैसा प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की कमी ज्यादा नहीं होती। पर अगर सरकार ज्यादा बोरो करे अपने घाटे को पूर्ण करने के लिए, मैं समझता हूँ अर्थनीति की पहिया जो है वो थोड़ी बहुत जरा धीमी पड़ सकती है। प्रधान कारण यही है, हमारे देश आर्थिक जो नींव मजबूत लग रही है उसका प्रधान कारण है कि सरकार ने मैच्योर तरीके से फिस्कल मैनेजमेंट को संभाला है। हालांकि मैं समझता हूं कि फिस्कल डेफिसिट को और भी घटाना है, पर अभी तक हमने कंट्रोल पाया हुआ है और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें भी हमने देखी है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ गया था 7% बढ़ गया था पिछले साल, तो अब वो इन्फ्लेशन 4.23 उसमें आ गए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट भी ये है कि वो 4% में लाना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजॉल्व है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन्फ्लेशन रेट के ऊपर सख्त कड़ी नजर है। उसीलिए जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो एक पॉज 2 द्विमासिक समीक्षा में की गई है उसका कारण ये है कि ग्रोथ का इंजन को भी जरा बरकरार रखें और इन्फ्लेशन के ऊपर अंकुश लगा के रखें। तो मैं ये समझता हूँ दोनों चीज बहुत जरूरी है और दोनों चीज का समन्वय से हमारी देश में जो अर्थनीति की जो एक ग्रोथ का जो इम्पल्स अभी भी जो इंटैक्ट है उसका एक कारण मैं जरूर ये देखता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेडिक्ट किया था कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी रहेगी और ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद, और उन्होंने उसके जो रीजंस बताए थे वो था रेजिलियंस प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में और सर्विसेज सेक्टर जो है भारत का उसमें मजबूत वृद्धि। आपको लगता है कि जो सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसा हम बजट में देखते हैं कि कैपेक्स पे बहुत जोर दिया जाता है, वो रवैया अभी भी जारी रहना जरूरी है आगे भी, और सर्विसेज सेक्टर के लिए जो एक स्पेशल पुश दे रही है सरकार पॉलिसी लेवल पर, वो भी जारी रहना जरूरी है? आपने सही कहा। देखिए, एक तो यह है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक डेफिसिट वो है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को कम करने के लिए, उसके पूरे करने के लिए सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा जारी करना पड़ेगा और कई साल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्थनीति की पहिया जो है वो भी चलती रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट उसका घाटा का पूर्ण भी किया जा सकता है। तो ये 2 सुविधाएं हमें उपलब्ध होगी। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ सरकार को या पॉलिसी को हमें ये समझना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो सारे तबकों के लोगों को पहुंचे। इस वक्त इन्वेस्टमेंट में जो होता है वही तबका इस इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट का जो लाभ उठा सकता है उसी को मिलता है। इसीलिए हमारी जो एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी जो है, रूरल इकोनॉमी जो है, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। और इसीलिए मैं पहले जो मैं कह रहा था कि बारिश होना, एग्रीकल्चर आउटपुट ठीक से होना, रूरल इकोनॉमी में जोश लाना, ये डिमांड स्टिमुलस लाना, वो भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उससे 2 चीज हम उपलब्धि कर सकते हैं। एक तो है इनकम ग्रोथ जो है वो और भी इक्वल होता है, समान होता है, और रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ जो होता है उससे डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से जो ग्रोथ की जो इम्पेटस जो होती है उसमें भी एक फायदा पहुंचता है और जो इक्विटेबल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं उसको हम समझ सकते हैं। तीसरी बात, सर्विसेज की जो बात कही वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अर्थनीति में कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा लोग निर्भरशील हैं और हमें कृषि से जो लोगों, जो सरप्लस लेबर जो है उसको एजुकेशन की जरिए से हमें उनको सर्विसेज सेक्टर में ले जाना है और थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ले जाना है। और उसके लिए हमें एजुकेशन सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही नहीं करना है कि रास्ता बनाना है, एयरपोर्ट बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, और उसके साथ साथ एजुकेशन भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसको भी हमें देखना है कि जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हम किस तरह से और भी इन्वेस्टमेंट करके उसका नींव और भी सशक्त कर सके। आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की, जिसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, इन पर बहुत जोर दिया जा रहा है बदलते टेक्नोलॉजिकल परिवेश में। इसके साथ ही जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में जिस तरह से उसका विकास हुआ है, वो भी काफी हद तक आपको लगता है कि भारत के एक मजबूत अर्थव्यवस्था होने के सूचक है? देखिए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है और उसमें एक चीज जो आयुष्मान भारत से जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की जो बात की गई वो है इंश्योरेंस कवरेज की बात। और उसके साथ साथ हमारी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें और भी बढ़ाना है और उसके 2 फायदे हैं। एक तो यह है कि इस वक्त हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है
वो ना कि हमारी देश की जनता के लिए जरूरी हो और उनको स्वस्थ बनाने में जरूरी होगी, पर ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का बहुत बड़ा एक ग्लोबल सर्विसेज सप्लाई चेन में हम उसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इफेक्टिव, एफिशिएंट और कॉस्ट एफिशिएंट हेल्थ केयर सर्विसेज की बहुत डिमांड ज्यादा है वर्ल्ड में। और टेक्नोलॉजी के जरिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज फैसिलिटी अब हम यहाँ से विदेशों में सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, वो पहले नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी देश की जनता को और भी स्वस्थ बनाने में एक भूमिका निभा सकती है, और उसके साथ साथ हमारे देश में जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो आ रहे हैं, उस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस को पहले देते हैं, इसी तरह हम हेल्थ केयर सर्विसेज के एक प्रोवाइडर भी बन सकते हैं विश्व के लिए। और यूपीआई जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम जैम ट्रिनिटी की बात करें, जनधन, आधार, मोबाइल, और जिस तरह से यूपीआई का यूजेज बढ़ा है पूरे देश में, आपको लगता है वो भी पूरे विश्व के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है? देखिए, हमारी जो देश की जो फाइनेंशियल पेमेंट आर्किटेक्चर जो है, उसमें तो बहुत बड़ा एक बदलाव आया है पिछले 5-7 साल में। यूपीआई पेमेंट की जो बात आपने की, ये शुरुआती दौर है। इस वक्त जो यूपीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, सब लोग अपना रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अपॉर्चुनिटी का सूचक है, जिससे कि हम आगे जो पेमेंट सिस्टम को हम और भी फूल प्रूफ और टेक्नोलॉजिकली कंप्लायंस की तरफ ले जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू सोर्स भी है, क्योंकि इस वक्त जो है यूपीआई पेमेंट में कोई फीस नहीं लगती, पर मैं ये समझता हूं कि एक समय ऐसा आएगा इसमें हमें यूपीआई पेमेंट कुछ सर्विसेज में शायद हमें पेमेंट की और भी बढ़ना है, उससे हमारी जो सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम और भी सशक्त बना सकते हैं। तो ये एक पहला दौर है, और दूसरे दौर में जब हम पहुंचेंगे तब उसकी चैलेंजेस भी आगे आएंगी, पर अभी तक हमारी जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा एक विश्व के लिए मिसाल है। मिस्टर भट्टाचार्य, अगर हम जो कोविड का चैलेंज आया उसको देखें तो उस एक चुनौती को भी एक अवसर के रूप में सरकार ने लिया, और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला जिसके तहत कई कदम उठाए गए, उनमें अगर हम एक प्रमुख जो कदम उठाया गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का टारगेटेड सेक्टर्स के लिए, उस पर अगर हम नजर डालें, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी भारतीय बाजार में बहुत बड़ी तादाद में आने लगे हैं, और भारत को चीन के China+1 का जो एक मुहिम चली है उसमें भी एक स्थान मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को भारत की आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए? देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो स्पेसिफिक सेक्टर जो है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, अगर एक समय सीमा के अंदर ये स्कीम दिया जाए, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि ये सरकारी खजाने से इसमें सब्सिडी जाती है, तो ये अगर अंतहीन सब्सिडी देने वाली स्कीम बन जाए तो मैं ये समझता हूँ सरकार के खजाने के लिए ये एक अच्छी चीज नहीं होगी। इस वक्त 2 लाख करोड़ की बात की गई है, ये अगर हम हर सेक्टर में देना शुरू कर दें तो सब्सिडी का जो बर्डन जो सरकार के ऊपर आएगा, वो मैं फिस्कल मैनेजमेंट के जरिए से देखें तो वो एक अच्छी बात नहीं है। पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर को एक टाइम बाउंड सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम एक प्रमोशन सपोर्ट स्कीम बन सकती है। पर अगर हम देखें कि जो नॉर्मल प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहा है, उसी को लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एडिशनैलिटी नहीं आ रही है, तो इसमें एक प्रश्न चिन्ह उठता है। इसीलिए सरकार ने भी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का रिव्यू कर रहे हैं, और जहां जहां पे कोर्स करेक्शन की जरूरत है, सरकार ने भी पिछले कई दिनों में बयान भी दिया है कि जहां पे कोर्स करेक्शन की जरूरत है वहां पे कोर्स करेक्शन किया जाएगा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड वक्त के लिए और लिमिटेड सेक्टर्स के लिए इसकी कामयाबी आ सकती है, इफेक्टिवनेस है। वैश्विक चुनौतीपूर्ण वातावरण में भारत की मौजूदा तीव्र आर्थिक वृद्धि, इसके विभिन्न आयामों और आगे की संभावनाओं पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विश्व में तेज गति से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। चर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।